नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भाजपा ने 2024 के लिए सियासी बुगुल तो फूंक दिया है। वैसे अगर आप गौर करें तो संकेत तो 2022 में ही मिलने लगे थे कि भाजपा 2024 की तैयारी में जुट गई है। उसमें से एक संकेत तो तब मिला जब लोकसभा प्रवास योजना पर काम भाजपा ने शुरू किया, और दूसरा तब जब हैदराबाद में जो इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उस बैठक में ये कहा गया कि साहब भ्रष्टाचार, परिवारवाद और पसमानदा, ये तीन जब एक आकार और आयाम गढ़े गए तो ये बात साफ हो चली थी कि दरअसल भाजपा किस तरीके से 2024 के लिए जुट गई है। लेकिन जो संकेत 22 में नजर आ रहे थे, अब वो जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। और इसकी वानगी पिछले अगर आप 15-20 दिन पर गौर करें और अमित शाह की यात्रा को देखें तो बहुत चीजें साफ हो जाती हैं। वैसे अब ये कहा जाएगा कि साहब अमित शाह तो गृह मंत्री हैं, सो वो गए तो इसमें क्या ही हर्ज है। लेकिन वो गृह मंत्री होने के साथ साथ भाजपा के चाणक्य भी कहे जाते हैं, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो पिछले 15-20 रोजों में वो कर्नाटक जाते हैं, वो नागालैंड जाते हैं, वो मणिपुर जाते हैं, वो त्रिपुरा जाते हैं, वो झारखंड जाते हैं, वो छत्तीसगढ़ जाते हैं। अब आप देखें कि 15 दिनों में इन 7 से 8 राज्यों में वो जाते हैं, और वहां पर उनकी जो सभाएं वगैरह होती हैं उसको आप एक तरफ रखें। लेकिन ये 15-20 दिन के भीतर 8-8 राज्यों का दौरा इस बात का संकेत तो दे ही रहा है कि भाजपा अपनी तैयारियों में जुट रही है। और एक दूसरा आप देखिए कि इसी दरमियान वो मुरली मनोहर जोशी से मिलते हैं, भाजपा के दिग्गज नेता। अब आप जब ये वो मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात से बरबस 2018 याद आ जाता है। 2018 में अगर आपको ध्यान हो तब भी एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू हुआ था जिसके तहत तमाम दिग्गज नेताओं से और बड़े बड़े आप ये कहिए बुद्धिजीवियों से अमित शाह ने मिलना शुरू किया था। और वो दरअसल मेल मुलाकात या बरबस इसलिए याद आ गई चूंकि वो मुरली मनोहर जोशी से मिलने जाते हैं, और ये मुलाकात इस बात का संकेत देती है कि असल में अब 2024 को देखते हुए भाजपा उन तमाम दिग्गज नेताओं और बुद्धिजीवियों से एक बार फिर मिलना शुरू करने वाली है, और जिसकी शुरुआत उसने अपने वरिष्ठतम नेता से कर दी है कि ये जाने समझें कि अब आगे क्या कदम लेना है और किस तरीके से 2024 के लिए बढ़ना है। अब ये तो एक बात हुई। दूसरी बात आप देखिए जो अब साफ दिखाई दे रही है वो है संगठनात्मक बदलाव की चर्चा। उस चर्चा में आप देखें तो रिसफल की बात हो रही है कि सरकार रिसफल करेगी और उसमें कई लोगों को लाया जाएगा, कई लोगों को बाहर किया जाएगा। अब जो लाए जाएंगे वो किस लिहाज से लाए जाएंगे, जो बाहर किए जाएंगे वो किस लिहाज से किए जाएंगे, इसे लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन इससे एक बात तो स्पष्ट है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो 2024 को ध्यान में रखते हुए हो रहा है। फिर जो संगठन में बदलाव की चर्चा है उस चर्चा के मूल में भी 2024 ही है। अभी आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जो खबर है अगर आप उस पर गौर करें तो आप पाएंगे कि यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने एक जो बयान दिया, उस बयान से ये बात निकल कर आ रही है कि संभवतः ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ जाएंगे। अब ये बड़ी घटना है उत्तर प्रदेश के सियासी गुड़ा भाग के लिहाज से, और ये गुड़ा भाग तो ये बता रहा है कि दरअसल ये तैयारी 2024 की ही है, क्योंकि अभी तो कोई विधानसभा के चुनाव तो उत्तर प्रदेश में होने नहीं है। और ओम प्रकाश राजभर खास तौर से अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की सियासत में कितना मायने रखते हैं इसकी एक झलक उन्होंने तब दिखा दी थी जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था। और उस विधानसभा चुनाव में कम से कम अंबेडकर नगर और फिर आप ले लीजिए बलिया और जौनपुर और मऊ आजमगढ़, यहाँ उनका प्रभाव दिखा था कि उनकी बिरादरी किस तरीके से अलग हुई थी। तो ये जिस तरह से उनको अब साथ जोड़ा जा रहा है
वो जाहिर तौर पर एक रणनीति का हिस्सा है। और यही नहीं, आप देखिए कि जेपी नड्डा संभवतः 19 जनवरी से बंगाल से जो एक आप कह सकते हैं कि वो औपचारिक बिगुल फूकेंगे, या चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संभवतः उनका कार्यकाल जो है वो का मतलब एक विस्तार मिल जाएगा, वो दोबारा चुन लिए जाएंगे। और उसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए अब फेरबदल का कोई मतलब नहीं। हाँ, सीआर पाटिल की चर्चा थी और है, लेकिन उनको लेकर इस तरह की चर्चाएं हैं कि वो आएंगे और संगठन में उनको कोई प्रभार दिया जाएगा, कोई पद दिया जाएगा। एक जो बड़ी चर्चा चल रही है वो है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं और उनका प्रदर्शन भी बड़ा बेहतर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जब उनको लेकर चर्चा चली तो एक कौतूहल हुआ। अब वो कौतूहल दरअसल इसलिए रहा कि साहब, कहा जा रहा है कि जिसका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा वो बाहर जाएगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का तो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है और पीएम की गुड बुक में भी है। फिर उनको लेकर इस तरह की चर्चा क्यों? तो दरअसल इस चर्चा के पीछे का कारण उनका बेजोड़ संगठनात्मक कौशल है। वो जो उनका ये संगठनात्मक कौशल है वो दरअसल अनूठा है। और 2024 का चुनाव है, आम चुनाव है, और उस आम चुनाव में जाहिर तौर पर भाजपा के तर्कस में जितने तीर हैं वह स्वाभाविक तौर पर सारे तीर छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसकी अपनी योजना है और जिस योजना में माना जाता है कि वो 350 का टारगेट लेकर चल रही है। तो ऐसी स्थिति में वो ये जरूर चाहेगी कि वो सभी नेता जो संगठन के स्तर से बहुत उम्दा काम करते हैं और जो 2024 के लिहाज से एक आप ये कह सकते हैं कि जो सोच रही है भाजपा उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान की गिनती होती है। और उनके इसी संगठनात्मक कौशल की मुरीद जो है वो पार्टी है। सो इसलिए उनको लेकर चर्चा चल रही है कि हो सकता है वो आए। अब ये देखने वाली बात होगी क्या होगा, लेकिन ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं। अब इन चर्चाओं के बीच जो हम लोग बात कर रहे थे कि माफ करिए, पश्चिम बंगाल से वो बिगुल फूंकेंगे और उत्तर प्रदेश 20 जनवरी को संभवतः वो उत्तर प्रदेश होंगे, और गाजीपुर से जो है वो उत्तर प्रदेश के एक तरह से कहिए लोकसभा चुनाव की जो औपचारिक उसकी तैयारी की एक तरह से घोषणा भी तभी से मान ली जाएगी। और वैसे भी ये गाजीपुर इस लिहाज से, चूंकि यहाँ 14 सीटें भाजपा ने चिन्हित की, यहाँ का अपना मतलब है उत्तर प्रदेश से, चूंकि उत्तर प्रदेश खासा मायने रखता है लोकसभा चुनाव के लिहाज से, चूंकि यहाँ से 80 लोकसभा सीटें आती हैं। तो यहाँ पर 14 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा का कमल नहीं खिल पाया। तो अब यहां पर कमल खिले उसकी भाजपा ने अपनी एक रणनीति बना रखी है, और इस तरह की तकरीबन 160 सीटें हैं जिस पर भाजपा ने फोकस कर रखा है कि यहां पर कमल खिलाना है, और उसके लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। और ये जो लोकसभा प्रवास योजना है, ये जो जब 2022 में संभवतः मई में इसकी शुरुआत हुई एक तरीके से, तभी से जो है वो तमाम स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश जो एक मिसाल के तौर पे बता रहे हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि गाजीपुर, घोसी, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज और जौनपुर, ये जो सीटें हैं, इन सीटों पर अगर आप देखें तो ओम प्रकाश राजभर के आने से इन पर फायदा होगा सियासी तौर पर। और फिर आप देखें नगीना, बिजनौर और मैनपुरी, मुरादाबाद, संभल, ये जो सीटें हैं, ये जो पसमानदा प्रयोग की बात चल रही है, उसका फायदा इन सीटों पर हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये तो हमने आपको उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण दिया, पश्चिम बंगाल से उसकी शुरुआत हो जाएगी, और दक्षिण में जिस तरह से मिशन 60 पर भाजपा चल रही है। और आपको एक बड़ी बात यह है कि अगर आप करीने से देखें, जो अमित शाह की पिछले 15 दिन की यात्रा रही, उस यात्रा में आप ये देखें कि नॉर्थ ईस्ट वो जाते हैं और शुरुआत वो कर्नाटक से करते हैं। मतलब दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट ये वो इलाके हैं जहां भाजपा फोकस में है। और खासतौर से अगर आप दक्षिण देखें तो यहाँ मिशन 60 में वो लोग लगे हुए हैं, और ये जो 160 सीटें हैं उसमें दक्षिण के भी इलाके आते हैं। तो इस तरीके से अगर आप गौर करें
तो भाजपा अपनी तैयारी में जुट गई है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन बिगुल तो उन्होंने फूंक ही दिया है।